हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम के बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि कल अपन ने बात की लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। आपने वो वीडियो देख ली होगी, ठीक है। आजकल व्यूज कम आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है एसआई का एग्जाम है बहुत सारे बच्चों का। पटवारी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे अभी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। पर फिर भी चलो मैं मानता हूं टेक्निकल आपने एक बार छोड़ रखी है, पर जिन बच्चों ने टेक्निकल छोड़ रखी है प्लीज वो नॉन टेक को अपनी अच्छी रखें, ताकि अगर वैकेंसी आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को पर ही फोकस कर सको आप। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही वैकेंसी आने के बाद में करेंगे, थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखो कूलिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले इस बात को समझना कि इंजन के अंदर सिलेंडर होता है। सिलेंडर में जब भी फ्यूल जलाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इंजन का जो टेम्परेचर है, इंजन सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक हो जाता है। और उस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए या कम करने के लिए अपने कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो बाद में बात करेंगे। A system which control the engine temperature is known as cooling system। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करे उसको क्या कहेंगे? कूलिंग सिस्टम कहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल जो सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर होता है वो 2000 से 2500 सेल्सियस तक चला जाता है। परंतु यदि अपने किसी भी मेटल की बात करें जिसमें प्लेटिनम है, तो मैंने लिख रखा है कि प्लेटिनम की बात करूं तो 1750 डिग्री सेल्सियस। आयरन की बात करूं यदि मैं तो 1530 डिग्री सेल्सियस। और एल्यूमिनियम की बात करूं यदि मैं तो वो तो है 650 कुछ डिग्री सेल्सियस में जाके पिघल जाते हैं ये, ठीक है, प्लेटिनम ये पिघल जाते हैं। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ कि आयरन, कास्ट आयरन का लगभग अपना पूरे का पूरा ब्लॉक बना हुआ होता है, पूरा इंजन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। यदि कास्ट आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल रहा है और टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का, तो किस तरह से ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है? यदि कूलिंग सिस्टम ना हो, यदि इंजन के अंदर किसी भी प्रकार का कूलिंग सिस्टम ना हो, ये समझ लो इंजन बिल्कुल फेल है। जितने भी उसके पार्ट्स हो गए वो सबके सब पिघल जाएंगे। ज्यादातर एल्यूमिनियम के भी आजकल पार्ट्स आने लग गए हैं, वो सिर्फ एक ही बिहाफ पे चल सकते हैं कि एक अच्छा कूलिंग सिस्टम अपने पास हो जो इंजन को लगातार ठंडा करता रहे, उसका टेम्परेचर ज्यादा हाई ना जाने दे। इस तरह से कूलिंग सिस्टम का मतलब नेसेसिटी इसलिए होता है, इसलिए उसको कूलिंग सिस्टम अपने पास होना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल इंजन का टेम्परेचर जब फ्यूल को जलाया जाता है तो बहुत अधिक हो जाता है। यह बात आप सभी को पता होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में किसी को। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, इतनी बात है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बातें लिख देते हैं फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है लंबा चलेगा अपना टॉपिक, ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि 2 दिन तो कूलिंग सिस्टम जो लिक्विड वाला उसमें लगेंगे और 1 दिन एयर कूलिंग सिस्टम में लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा लंबा लेंथी होगा। कूलिंग सिस्टम इंजन में फ्यूल के जलने के कारण इंजन अपने टेस्ट अभी नहीं लेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट नहीं लूंगा मैं, वो कैंसिल हो चुका है, रीजन कोई भी व्यूज नहीं आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, सभी के सभी बिजी है। जब सभी पटवारी वगैरह का एग्जाम देके
फ्री हो जाएंगे उसके बाद में ही अपने टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ना अभी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि व्यूज ही सिर्फ 25-30 आ रहे, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना। मुझे पता है सभी के सभी एसआई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे लगे होंगे जो पटवारी के लिए भी, तो उस चीज को देखते हुए भी थोड़ा सा समय और लगेगा कि जो डेडिकेटली बच्चे अभी तक मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं लगे हैं। हाँ, इंजन में फ्यूल के जलने के कारण इंजन के सिलेंडर या इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण से उसे कूल करने, मैं एक मिनट नेट बंद कर दूं, कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है, नॉर्मल सी बात है, कोई मैंने लंबी चौड़ी राम कहानी गाई नहीं है आपके सामने। ए सिस्टम which controls the engine temperature, आजकल मेरी हैंड राइटिंग गंदी होगी ना, एज ए कूलिंग सिस्टम, कुछ नहीं है, ए सिस्टम विच कंट्रोल द इंजन टेम्परेचर इज नोन एज कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, सबसे पहले कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता है ना, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता नेसेसिटी ऑफ कूलिंग सिस्टम, सबसे पहले जो बात की है वही लिखता हूं, फिर आगे बात करेंगे। ए पॉइंट अपने लिखते हैं, इंजन सिलेंडर टेम्परेचर रिच, मतलब इंजन का टेम्परेचर पहुंच जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, जो मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वैसे इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि इससे नहीं प्रश्न बनेगा जो मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये तो बच्चों को भी पता है इस कारण से। ठीक है, बहुत अधिक पहुंच जाते हैं, इस कारण से हीट डिस्पैच नहीं, यदि हीट डिस्पैच नहीं होगी, यदि हीट की निकासी नहीं होगी, तो जो इंजन का, जो सिलेंडर का मटेरियल है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, अपना इंजन फेल हो जाएगा। ठीक है, अधिक है प्लेटिनम की, लिखो प्लेटिनम 1750 डिग्री सेल्सियस, आयरन की 1530 डिग्री सेल्सियस व एल्यूमिनियम की 650 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इस कारण यदि हीट की निकासी नहीं होगी तो सिलेंडर मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं समझाने वाली, मैं समझा के मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गाली निकालोगे, क्या ही समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर भी जो बातें यार वो करनी जरूरी हैं। अच्छा, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो लुब्रिकेशन ऑयल है, जो लुब्रिकेंट है जिसका अपने प्रयोग कर रहे हैं इंजन के अंदर, वो भी जल जाएगा, और जिस कारण से इंजन के पार्ट्स पे कार्बन जमा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि 2500 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस यदि ना हो तो वो ये प्रॉब्लम अपने को देखने के लिए मिली, लुब्रिकेशन जो ऑयल है वो जल जाएगा, और जिसके कारण से इंजन पार्ट्स में इंजन पार्ट्स के ऊपर कार्बन जम जाएगा। ठीक है, ये लिख देता हूं, ज्यादा
हाई टेम्परेचर के कारण लुब्रिकेटिंग ऑयल जल जाएगा, जिस कारण कार्बन जमा होने लगेगा। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ सही आ रहा है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को वॉल्यूम की होती है, बस वो सही आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरी बात और लिख लो, जितना हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मतलब क्या? तापमान। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वालों को भी। तापमान होगा उतना ही लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आयतनिक दक्षता होगी, मतलब कम आयतनिक दक्षता होगी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। समझते रहो। देखो, जब तक आप किसी चैप्टर के आईसी इंजन है चाहे ऑटोमोबाइल है, जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात ध्यान में रखना। आप कभी ये सोचो हाँ यहां पे आपने मेरे मुंह से सुन भी लिया, उतना ही आपके लिए इनफ है, क्योंकि उसके आगे आपको याद करने वाली कोई चीज नहीं है। जो याद करने वाली चीजें वो उनके कंपोनेंट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, उनके प्रकार हैं। ये अपने अभी बेसिक है कि बेसिक नॉलेज आपको कूलिंग सिस्टम का होना चाहिए कि क्या क्या आवश्यकता पड़ी अपने कूलिंग सिस्टम की। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं, रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट दक्ष कूलिंग सिस्टम की क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि क्या वो उस कूलिंग सिस्टम को करना चाहिए कि अपने को दक्ष अब सुनो मेरी बात। जो कूलिंग सिस्टम होगा वो सिर्फ 30% ही, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं आपको, वो सिर्फ 30% ही हीट को कूल करना चाहिए। मतलब हीट का रिजेक्शन या हीट की रिमूविंग। इतनी तेज ट्रैक्टर जा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो सिर्फ 30% ही हीट की रिमूविंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे हीट को रिमूव कर दे। यदि ऐसा हो गया कि वो मतलब अपने 30 से मान लेते हैं वो 70% ऑफ हीट रिमूव कर देता है, तो इंजन की थर्मल एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि वो ज्यादा हीट रिमूव करेगा तब भी प्रॉब्लम है, यदि वो कम हीट रिमूव करेगा तब भी। अगर कम करेगा तो पहले वाली बातें आपको बता दी हैं कि इंजन के पार्ट्स में कार्बन जमा होने लग जाएगा और उसके पार्ट्स फेल भी हो सकते हैं। पर यदि वो 30% से ज्यादा करेगा, सिर्फ 30% के अप्रोक्स होनी चाहिए, 35 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये मत सोचें 30 फिक्स है, 35 भी चलेगा। लगभग 30% के अप्रोक्स उसको हीट रिमूव की कैपेसिटी होनी चाहिए एक कूलिंग सिस्टम के अंदर। यदि वो ज्यादा हीट रिमूव करेगा तो थर्मल एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कूलिंग सिस्टम को इस प्रकार से एफिशिएंट बनवा सकते, एफिशिएंट या दक्ष बना सकते हैं, या उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि जब इंजन की गति तेज है तब तो वो तुरंत, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा फास्ट हीट को रिमूव करे। ठीक है, परंतु जब इंजन को स्टार्ट हो रहा है, जब इंजन स्टार्ट होगा तब कूलिंग सिस्टम, ये ना हो कि इंजन स्टार्ट हो गया, बेचारे पार्ट्स गर्म ही नहीं हुए, ठीक है, उनका वार्म अप ही नहीं हुआ और वो हीट को रिमूव करने लग गया। ये बात भी नहीं होनी चाहिए। जब इंजन को स्टार्ट करें तो जो रिजेक्शन होगा, जो हीट को रिमूव किया जाएगा, जो निकाला जाएगा, वो क्या होना चाहिए? वो स्लो होना चाहिए। स्लो होने का कारण यही है कि इंजन के हर एक पार्ट्स तक वर्किंग टेम्परेचर या ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम पहुंचा सकें, या इंजन के हर एक पार्ट वर्किंग टेम्परेचर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर को प्राप्त कर सके। ये दो बातें हैं, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे।
इन्हीं बातों को मैं लिख देता हूं। समझ, देखो कईयों की आदत होगी, मैं मानता हूं, कईयों, मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मेरे पास सारी एनालाइज होती है कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्किप कर करके सिर्फ मुद्दे मुद्दे वाली चीजें लिखते हो। मुझे पता है ये बात, मेरे को सच में ये बात पता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे किया करता था, पर अब नहीं करता। अब मैं हर एक बात ना सुनता हूं, ठीक है, मैं तेज करके सुन लेता हूं, क्योंकि जब आप सुनकर उस चीज को लिखते हो ना, तो आपको वो सुनी हुई बात ज्यादा नहीं तो 20 से 30% याद रहती है। इतना बहुत है। कहाँ आपको, जब आप किताब खोलोगे कहाँ आपको जीरो से स्टार्ट करना, और जब आपने एक वीडियो में मुझे सुन लिया है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उस टीचर को सुन लिया, और कहाँ आपको 20 या 30% से स्टार्ट करना, इस दो चीजों का डिफरेंस है। बाकी आप देखो, आपकी मर्जी है। सिस्टम में ऐसी हीट, रुको, मैंने ये ना इंग्लिश में लिख रखा है, अभी मैं इसको हिंदी में बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इट मस्ट बी कैपेबल फॉर रिमूविंग ओनली अबाउट 30% ऑफ हीट जनरेटेड, ठीक है। उत्पन्न हीट की का 30%, उत्पन्न हीट का 30% हीट रिमूव करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। नॉर्मल से एक लाइन में आपको बात समझा दी है। यदि ज्यादा हीट रिमूव से थर्मल एफिशिएंसी, तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी में कमी आएगी, ठीक है। ज्यादा हीट रिमूव से थर्मल एफिशिएंसी में कमी आएगी, पहली बात। दूसरी बात अपने बात करते हैं, बी पॉइंट। जब इंजन गर्म हो तो क्या होना चाहिए, फास्ट हीट रिमूव, ठीक है। क्या जल्दी से फटाफट फास्ट हीट रिमूव होनी चाहिए, और जब इंजन अपने स्टार्ट करें तो क्या होनी चाहिए, स्लो हीट रिमूव होनी चाहिए। बोर हो गया इसको समझा के, ठीक है जी, इतना हो गया, काम खत्म है। अब थोड़ी सी मजेदार वाली चीजें आएंगी। अभी तक था बोर, बिल्कुल बोर। मैं मुंह पे कहता हूं जो चीज है वो सच है। अब आएगी थोड़ा सा मजेदार चीजों पे अपने फोकस करते हैं। समय थोड़ा सा लंबा है ये पूरा टॉपिक, अपने को देखो कितना टाइम लगेगा अभी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, ठीक है। कूलिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में डिस्कशन करते हैं अब अपने बैठ के। सबसे पहले जो आप सभी लोगों को पता है, सभी को, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। पहला तो वाटर या लिक्विड इसको कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, ठीक है। और बी है अपना एयर और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, क्या वाटर, लिक्विड या इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, एयर या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। इस बात को अब एक एक चीज उठा के अपने बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम की, ठीक है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम को याद रखना, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं, भूलना मत। फोटो उठाते हैं, अब थोड़ा सा मजेदार चीजें अपने देखना चालू करते हैं। कूलिंग सिस्टम C01, आ जाओ भाई।
ये है लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। एक सेकंड यहाँ रखने दो, हाँ इसको इरेज ही कर देता हूँ, रुको। क्या ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा मतलब आप बेसिक एनालाइज करो। देखो कुछ नहीं होता, अपने को कौन कौन से ये पूरे का पूरा एरिया जो अपना पिस्टन के पास है, जो सिलेंडर है, देखो सबसे ज्यादा हीट कहाँ जनरेट हो रही है, सबसे ज्यादा हीट जनरेट हो रही है सिलेंडर में। अपने को वही एरिया को साफ करना है, ठीक है, ये होता है वही एरिया अपने को क्लियर करना है। तो ये है वाटर जैकेट्स, यहाँ पर क्या है, वाटर जैकेट बनी हुई है, जिसके अंदर जो अपनों ने अभी बात की है लिक्विड या वाटर या इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पानी का प्रवाह होगा। तो वही बात करें, यहाँ पर पानी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी पूरे इस एरिया में पानी का क्या होगा, प्रवाह होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है। कि मतलब इंजन के अंदर जैकेट्स बने हुए होते हैं सिलेंडर के वॉल्व के, जहां पर हीट जनरेट होती है, चाहे वो स्पार्क प्लग है, ऑब्वियसली बात है स्पार्क प्लग में भी हीट जनरेट होगी। सिलेंडर हेड में भी वाटर जैकेट होते हैं, उनमें खांचे बने हुए होते हैं, जिसके थ्रू, जिसके अंदर से पानी को गुजारा जाता है, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस अपने समझेंगे, आराम से समझेंगे, जल्दबाजी मत करो, एक ओवरव्यू समझो पहले कि वाटर जैकेट्स पूरे इंजन ब्लॉक, इंजन हेड या सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट्स बने होते हैं, जिसके अंदर पानी का प्रवाह होता है, ठीक है। ये देखो वाटर ट्रांसफर पोर्ट वगैरह ये सब कुछ होता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आराम से बातों को समझते रहना। इसका प्रोसेस अभी मैं आपको क्या तो लिखवाऊंगा, आप इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को, वैसे मैंने लिख रखा है, पर आप मत लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इन दिस सिस्टम मेनली वाटर इज यूज्ड एंड मेड टू सर्कुलेट थ्रू द जैकेट अराउंड द सिलेंडर्स। मतलब ऐसा सिस्टम है जिसका यूज में जिसमें मेनली वाटर का यूज किया जाता है, और जिसके द्वारा अपने क्या करते हैं, वाटर जैकेट के अंदर पानी को सर्कुलेट करते हैं। किसके चारों तरफ, सिलेंडर हेड, वाटर वॉल्व पोर्ट्स के द्वारा, सीट के द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है, ये बहुत हद तक जो अपने को रिक्वायरमेंट है 30% की, वो हीट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यहीं तक इस बात को सीमित रखते हैं, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। आप अगर आपने सुन लिया अच्छी बात है, जिसने स्किप किया वो अब उसकी गलती है, वो बेचारा सोचेगा कि अब लिखवाया नहीं है। तो आगे बात करते हैं अपने, अब थोड़ा सा समझने वाली चीजें आ गई हैं। फाइव मेथड्स ऑफ वाटर कूलिंग, ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। 5 मेथड्स हैं वाटर कूलिंग सिस्टम में। अभी उसको एक एक करके समझेंगे, डायग्राम देखेंगे उनका, जो रेडिएटर वगैरह है अब वो अपने आएगा। अब थोड़ी सी मुद्दे वाली काम वाली चीजें चालू होंगी। देखो ये बात ध्यान रखना, कई बार बोर भी हो जाता है बंदा। मैं तो पर्सनली बोर हो रहा था, अभी आपको वास्तव में पढ़ाते हुए बोर हो रहा था, क्योंकि कोई बात ही नहीं थी उसमें, वही फालतू की बातें, बच्चों वाली बातें मैं समझा रहा था आपको। पहले अपने पांचों पार्ट्स को लिख लेते हैं, ताकि आप एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले सको, फिर आगे चल के एक एक हिस्से को अपने कर देंगे। डायरेक्ट और नॉन रिटर्न सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इजी है। बी थर्मोसाइफन सिस्टम, ठीक है। सी फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसमें ही रेडिएटर वगैरह का यूज होता है। एक सिस्टम आएगा अपने इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, ठीक है। और ई आएगा अपना प्रेशर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना।
बात करते हैं डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के बारे में। वॉल्यूम वगैरह मैं फिर से चेक कर लूं, वॉल्यूम आप सभी को सही आ रही होगी। डिस्कशन करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट और नॉन रिटर्न सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो मुद्दे वाली बात समझा देता हूं, कुछ भी नहीं है, इसका कोई डायग्राम नहीं है, इसको आपको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। बहुत बड़े लार्ज इंस्टॉलेशन जहां पर बहुत बड़ा इंजन लगा हुआ है वहां पर अपने इसको यूज करते हैं, जहां पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। कैसे, किस प्रकार से सुनते रहो कि मतलब एक बहुत बड़ा तालाब है या कुछ भी है, इन द सेंस जो भी आप समझना चाहो, वहां से पानी उठाकर और उसको इंजन के अंदर, जैकेट के अंदर फ्लो करवा दिया और जो बचा हुआ पानी है उसको बाहर वापस फेंक दिया। ठीक है, मतलब इस प्रकार के सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई रेडिएटर, फैन, किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। इंजन को ठंडा करने के लिए, वाटर को ठंडा करने के लिए जो पानी उसके अंदर यूज हो रहा है उसका बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी उसका रीयूज नहीं होगा उस पानी का। ठीक है, कुछ नहीं करना, इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है, आप अपने दिमाग में इमेजिन करो थोड़ा सा, बहुत बड़ा इंजन है, उसके पास में एक तालाब बना हुआ पानी का, तालाब से पानी उठाया जाता है, उस इंजन के अंदर बहा दिया जाता है और उसको वापस से, मतलब उसको बाहर, उसको वापस से यूज नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखना, अगर आप ये सोचो उसको वापस से यूज करते नहीं, उसको आप किसी अदर पर्पज में यूज कर लेते हैं, पर उसको इंजन में बहाने के बाद में उसका वापस यूज नहीं किया जाता। यदि वो वापस यूज करेंगे तो एक मौके पर आके जो टेम्परेचर है उसका तालाब का वो हाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये एक प्रावधान जरूर हो सकता है कि उस इंजन को एक अलग तालाब में, उस पानी को, गर्म पानी को अलग तालाब में इकट्ठा करके और उसको ठंडा करने के बाद में यूज कर लिया जाए। लिख देता हूं बातें जो आपको याद रहेगी। यूज कहां होता है? लार्ज इंस्टॉलेशन में, लार्ज इंस्टॉलेशन में, जहां वाटर की कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। ठीक है, बहुत बड़े लार्ज इंस्टॉलेशन में इसका यूज होता है। अच्छा ठीक है, वाटर को टैंक में स्टोर करके, टैंक, तालाब, जो भी आपको अच्छा लगे, करके रखते हैं और डायरेक्टली इंजन में सप्लाई किया जाता है और वाटर को रीयूज के लिए ठंडा नहीं किया जाता। मेरी फोटो आ रही होगी तो आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक प्रकार का लिक्विड कूलिंग सिस्टम अपना पूरा हो चुका है। समय देखने आधे घंटे का सेशन ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अपने थर्मोसाइफन सिस्टम करते हैं, देन उसके बाद में अपने आके मूव ऑन करेंगे। सेकंड फोटो, थोड़ा सा मैं यही बना लेता हूँ। ठीक है, बात करते हैं अपने सेकंड की, तो वो है थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम, देखो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आराम से इस बात को समझना। होता क्या है, ये जो ए कंटेनर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो ए कंटेनर आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, या मतलब इस कंटेनर को अपने गर्म करते हैं। आपको आगे बताता हूं कि एक प्रिंसिपल है, ये तो किस प्रकार से इंजन में यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाटर को गर्म कर दिया गया। गर्म होने के कारण क्या होता है, गर्म होने के कारण जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाता जाता वो गर्म पानी है यहां पर अभी तक, और वो गर्म पानी बी कंटेनर में या बी टैंक में चला जाएगा।
बी टैंक में जाने के कारण यहां पर इसके नीचे क्या है, ठंडा पानी और ऊपर क्या है, गर्म पानी था। तो जो ठंडा पानी है वो ऊपर वाले पानी के आने के कारण, प्रेशर के कारण ठंडे वाला पानी वापस से इस ए टैंक में चला जाएगा। ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि इसको ठंडा कैसे किया जाता है। ये ऑटोमेटिक हवा के द्वारा ही ठंडा किया जाता है बी टैंक के अंदर। इस बात को ध्यान में रखें, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये जो प्रोसेस ये कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस फील हो रहा है कि यहां से ये पानी जाएगा, फिर यहां पर ऊपर, यहां पर पहले ठंडा होगा, फिर यहां पर वापस ठंडा पानी जाएगा और ये गर्म पानी, फिर से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। ध्यान रखना ये थोड़ा सा क्या है, स्लो प्रोसेस है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये था थर्मो साइफन सिस्टम। बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से समझ लिया अपन लोगों ने। अब देखो इसके बारे में जो लिखने वाली चीजें मैं लिख देता हूं। टैंक ए हीट को सप्लाई करता है, ठीक है। कम डेंसिटी के कारण हॉट फ्लूइड, गर्म जो फ्लूइड है ऊपर की ओर, फ्लूइड कहते हैं ना, वाटर कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, फ्लूइड या वाटर जो भी आपको अच्छा लगे, की ओर ट्रेवल कर टैंक बी में पहुंच जाता है। वह P2, अच्छा पाइप भी है, तो P2 पाइप से कोल्ड वाटर टैंक ए में गलत है यार, मेरी ना राइटिंग खराब हो चुकी है, बताया आपको, पहुंच जाता है। ये तो सिंपल सी बातें जो मैंने अभी आपको करवाई है। प्लीज आप थोड़ा सा सब्र रख लिया करो, लिखने वाला थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। अब बात करते हैं फोर इंजन की। ये तो था एक प्रिंसिपल थर्मो साइफन सिस्टम का, पर ये इंजन के लिए किस प्रकार से यूज आता है सर, वो बताइए। फोर इंजन है ना। टैंक ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है, टैंक ए रिप्रेजेंट सिलेंडर जैकेट को, ठीक है, और टैंक बी रिप्रेजेंट करता है, टैंक बी रिप्रेजेंट करता है ए रेडिएटर एंड वाटर एक्ट्स एज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कि मतलब एक रेडिएटर है, रेडिएटर का काम क्या होता है, अभी अगला ही अपना जो फोर्स वाला करेंगे उसके अंदर अपने रेडिएटर को समझेंगे कि उसका काम क्या होता है। टैंक बी क्या करता है, नॉर्मल सी बात समझना कि ठंडा करने के काम में आता है। फोर इंजन के लिए अपने इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं मैं। एडवांटेज ठीक है, एडवांटेज क्या कहता है, सिंप्लिसिटी एंड ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। किसी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट या पंप का यूज नहीं करना पड़ रहा अपने को, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए अपने आप हो रहा है। ऑटोमेटिक सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर, ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साधारण और ऑटोमेटिक सर्कुलेशन सिस्टम है जो मतलब वाटर को ठंडा करने के लिए। इसकी लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशंस की बात करता हूं मैं। लिमिटेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि ये जो सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या कही थी, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
कि मतलब जहां पर इंजन बहुत स्लो काम करता है वहीं पर किसी लार्ज अमाउंट ऑफ इंजन में ये इन जैसे प्रोसेस का यूज अपने जो ऑटोमोबाइल इंजन है उसमें नहीं होता, इन कूलिंग सिस्टम का यूज, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आईसी इंजन वगैरह में नहीं होता, पर फिर भी अपने अपने पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। इन एबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज फ्लो रेट ऑफ वाटर। क्या है? इनेबल है ये क्या कर सकता है? इनेबल है किस चीज में? कि फ्लो ऑफ वाटर को प्रवाहित करने में, बड़े अमाउंट में, बड़े स्तर पर वाटर को प्रवाहित करने में ये इनेबल है। बस इतना ही। पर्टिकुलर फॉर हाई आउटपुट लिख लो, ये पर्टिकुलर फॉर हाई आउटपुट, ठीक है। किसके लिए पर्टिकुलर? किसके लिए? हाई आउटपुट के लिए ये क्या है? इनेबल है उस चीज को करने में। ये क्लास यहीं अपने एंड करते हैं। अगली क्लास, एक दिन में 2-2 क्लासें डाल रहा हूं आजकल मैं, आधे घंटे की। आगे अपने बात करेंगे फॉर सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। बहुत बड़ा नाम हो गया, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर रेडिएटर वगैरह अपने से पूछे जाते हैं, मतलब वो इस कूलिंग सिस्टम के अंदर पूछे जाते हैं रेडिएटर वगैरह का सारों का काम। तो ये सेशन अपने यहीं एंड करेंगे, ठीक है। और अभी जस्ट अगली क्लास भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी। मेरे को लगता है ये 2 क्लासेज और लेगा आधे घंटे की, फिर जाके वाटर कूलिंग होगा, और 1 या 2 क्लासेज अपनी उसके लिए भी लग जाएंगी, एयर कूल्ड सिस्टम के लिए भी लग जाएंगी। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।